नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारपंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपए की राज्य आपदा राहत कोष की दूसरी किश्त जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमा समायोजन कर लगाना नैतिक रूप से गलत और विकासशील देशों के हितों के खिलाफ। भारत का माल क्षेत्र ने पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यात पर बढ़त बनाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत आज अपने दूसरे मैच में स्पेन से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपए की राज्य आपदा राहत कोष की दूसरी किश्त जारी की। ये राशि मिल जाने से राज्य सरकारों को चक्रवाती तूफान के कारण हुए नुकसान की पूर्ति करने में आवश्यक राहत प्रबंधन में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने पहले ही दोनों राज्यों को उपरोक्त राशि की पहली किश्त जारी कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई को बाढ़ से बचाने के लिए 561 करोड़ रुपए से अधिक की पहले शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी। इस राशि में केंद्रीय राहत के 500 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रयासों में यह पहली श्रृंखला है जो शहरी बाढ़ प्रबंधन ढांचे के विस्तार को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। चेन्नई पिछले 8 वर्षों में बार का सामना कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि चक्रवाती तूफान मिगजोम ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि देश इस संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है और देश जल्द से जल्द स्थिति सामान्य बनाना सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में मिगजोम चक्रवाती तूफान के कारण बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। वे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और राज्य सरकार के साथ साथ समीक्षा भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दिल खोलकर योगदान करने की अपील की है और कहा है कि वे वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों में शामिल हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के देखभाल, सहायता, पुनर्वास तथा वरिष्ठ सैनिकों के उपचार, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों की सहायता के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं में योगदान दें। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि सैनिक अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं और इसके अलावा प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान तथा विश्व भर में शांति रक्षक अभियानों में योगदान करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि बहादुर सैनिकों ने मातृभूमि की सेवा में बलिदान दिए हैं। इस दौरान कई सैनिक देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। उन्होंने सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में राशि देने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करने को कहा और अन्य लोगों को इस नेक कार्य में शामिल होने की प्रेरणा दी। देशवासी सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में बैंक खाता संख्या 3083000100179875 में अपना योगदान जमा कराए। यह खाता पंजाब नेशनल बैंक में है जिसका IFSC कोड PUNB 0308300 है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सीमा समायोजन कर लगाने का एक तरफा फैसला ग्लोबल साउथ के खिलाफ होगा। वित्त मंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2023 को संबोधित कर रही थी। अभी हाल में यूरोपीय संघ ने कुछ सेक्टरों से आयात पर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन विश्व के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वैश्विक ग्रिड प्रणाली स्थापित होने के बाद 24 घंटों बिजली मिलेगी जिससे जीवन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन विश्व के सभी देशों की ग्रिड प्रणालियों से जोड़ सकता है और दुनिया के प्रत्येक भाग तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी सेक्टर के लिए विकास और योगदान समावेशी होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहुत ही कम लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं जबकि और अधिक प्रयासों की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अब दुनिया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की ओर भी बढ़ सकती है, जब ईंधन विशेषकर विमानों के लिए प्रभावी ईंधन स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में विश्व को ग्रोथ इंजन के बदले थिंक इंजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि थिंक इंजन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की उभरती बाजारों की चिंताओं और उपलब्धियों को भी दर्शाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की वैमानिकी प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विमान क्षेत्र को तेजी से बदल रहे विश्व और तकनीकी नवाचारों के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि वैमानिकी आधुनिक अंतरिक्ष प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है तथा इससे सशस्त्र बलों और नागरिक समाज दोनों को लाभ होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने आयात पर निर्भरता कम करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा भू राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता में संतुलन के लिए विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रदर्शनी विचारों के आदान प्रदान और उद्योग जगत की स्थिति दर्शाने के लिए सक्षम मंच साबित होगी। 2 दिन की इस प्रदर्शनी में विभिन्न विमानिकी प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि देश के विमानन क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि की संभावना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक विमान यात्रियों की संख्या वर्तमान के 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 42 करोड़ हो जाने का अनुमान है। पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 में विमान यात्रियों की संख्या केवल 6 करोड़ थी, जबकि पिछले 9 वर्षों में ये सारे 14 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि अब तक देश के 76 हवाई अड्डों को सरकार की पहल क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख यात्रियों ने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया। श्री सिंधिया ने कहा कि इसका विमान किराया रेल गाड़ियों की प्रथम श्रेणी AC किराए के बराबर है। सरकार ने कहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSVA योजना से 56 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों का लाभ हुआ है। ये योजना 2020 में शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना से विक्रय 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अब तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता A. रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री रेड्डी को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने पद की शपथ दिलाई। वो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने। श्री रेड्डी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मल्लू भट्टी विक्रमकड़ा और तेलंगाना कांग्रेस के पूर्व प्रमुख N. उत्तम कुमार रेड्डी शामिल हैं। मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले 8 अन्य मंत्रियों में श्रीधर बाबू, पन्नम प्रभाकर, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदरन राजन सिम्हा, पोंगुलेटू श्रीनिवास रेड्डी, दाना अनसुया, तुमला नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा और जुप्पल्ली कृष्ण राव शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने आज कहा कि अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग के एक भाग से संबंधित भारत के कुछ इनपुट दिए गए थे। उन्होंने कहा कि ये इनपुट भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये संगठित अपराध, अवैध आवागमन और अन्य मामलों के गठजोड़ से जुड़े हैं। विदेश मंत्री राज्यसभा में आज प्रश्नकाल में जवाब दे रहे थे। ये सवाल जवाब एक अमेरिकी नागरिक की कथित हत्या की कोशिश में भारतीय अधिकारी के साथ अमेरिकी संपर्क और कनाडा के आरोपों को लेकर भारत सरकार के खंडन से संबंधित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ा है, इसलिए इस मामले में जांच कराने का निर्णय लिया गया तथा एक जांच समिति भी गठित की गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब तक कनाडा जिस हद तक संबंधित है, उसने भारत को कोई सबूत या इनपुट उपलब्ध नहीं कराया। केंद्र सरकार ने कहा है कि माल क्षेत्र ने पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यात पर बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मीडिया की पहल के कारण यह संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में निर्यात बढ़कर $762 अरब हो गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।